ये कहानी एक ऐसे शेर की है जिसके पास शुरुआत में कुछ भी नहीं था, परिवार न ताकत। एक छोटा सा शेर जो अपने परिवार से बिछड़ गया था, जंगल में बिल्कुल अकेला, बिना किसी सहारे के। लेकिन यही शेर आगे चलकर बना सबसे शक्तिशाली राजा। कहानी शुरू होती है एक छोटे से शेर के बच्चे से जिसका नाम है मुफासा। मुफासा अपनी माँ आफिया से पूछता है, वहाँ दूर जो रोशनी दिख रही है वो क्या है? आफिया मुस्कुराते हुए कहती है, वो मिलेली है और एक दिन हम वहाँ जरूर जाएंगे। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। सभी जानवर खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। अचानक नदी का पानी तेजी से बढ़ने लगता है और बाढ़ आ जाती है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सभी जानवर अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन मुफासा पानी में फंस जाता है। उसे बचाने के लिए उसका पिता बिना सोचे समझे तेज बहाव में कूद पड़ता है। बड़ी मुश्किल से वो मुफासा को किनारे की ओर धकेल देता है। आफिया मुफासा को कहती है, धीरे धीरे कदम बढ़ाओ, तुम ये पार कर लोगे। लेकिन तभी एक बहता हुआ हाथी आकर रास्ता तोड़ देता है और पानी का बहाव और तेज हो जाता है। मुफासा खुद को संभाल नहीं पाता और बहते बहते बहुत दूर एक अनजान जगह पर पहुंच जाता है। वहीं उसकी मुलाकात एक और शेर के बच्चे से होती है जिसका नाम टाका होता है। टाका घबराकर कहता है, तुम्हारे पीछे मगरमच्छ है, वो तुम्हें खा जाएगा। मुफासा जल्दी से किनारे की ओर भागता है। मगरमच्छ करीब आ ही रहे होते हैं कि तभी टाका की माँ एस्मा वहाँ पहुंचकर दोनों को बचा लेती है। टाका अपनी माँ से कहता है, मुफासा भी हमारे साथ रहेगा। लेकिन एस्मा हिचकिचाते हुए कहती है, हमारे नियम तुम जानते हो, वो बासी किसी अनजान को कभी नहीं अपनाएंगे। मुफासा तुरंत कहता है, मैं कोई आवारा नहीं हूँ, मैं बस अपने परिवार से बिछड़ गया हूँ, बाढ़ में बहकर यहाँ तक आ गया। मेरे मम्मी पापा ने मुझे बचाने की पूरी कोशिश की थी। उसकी बात सुनकर एस्मा का दिल पिघल जाता है और वो उसे अपने साथ ले जाती है। लेकिन जब वे राजा वोबासी के पास पहुँचते हैं तो वो साफ मना कर देता है, हम किसी अजनबी को अपने साथ नहीं रखते। मुफासा फिर भी हिम्मत नहीं हारता। वो कहता है, मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ, अगर मैं भागा तो कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। ये सुनकर वोबासी कहता है, ठीक है, तुम मेरे बेटे टाका के साथ दौड़ लगाओ। अगर तुम जीत गए तो यहाँ रह सकते हो, लेकिन अगर हार गए तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। दौड़ शुरू होती है। टाका शुरुआत से ही आगे रहता है, लेकिन दौड़ के बीच में वो मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे हमेशा से एक भाई चाहिए था, और जानबूझकर अपनी रफ्तार धीमी कर देता है। टाका हार जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी होती है क्योंकि उसे एक भाई मिल गया था। इसके बाद मुफासा और टाका हमेशा साथ रहने लगते हैं। समय बीतता है और दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। लेकिन वोबासी कभी मुफासा को स्वीकार नहीं करता। वो हमेशा टाका को चेतावनी देता रहता है, जिसे तुम अपना भाई मानते हो वही एक दिन तुम्हें धोखा देगा। टाका इन बातों पर ध्यान नहीं देता, लेकिन ये शब्द कहीं न कहीं हवा में रह जाते हैं। समय के साथ मुफासा बड़ा होता है और एक बेहतरीन शिकारी बन जाता है। एक दिन वो एस्मा के साथ शिकार पर जाता है और वहीं से उसकी असली ताकत और कहानी की नई शुरुआत होती है। इधर टाका झाड़ियों में छिपकर सब कुछ देख रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि सामने क्या होने वाला है, और उधर मुफासा और एस्मा भी बिल्कुल अनजान थे आने वाले खतरे से। दूसरी तरफ दो सफेद शेर एक हिरन का शिकार कर रहे थे। माहौल शांत था, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। उन सफेद शेरों ने बिना चेतावनी के एस्मा पर हमला कर दिया। हमले के बीच एस्मा की नजर अपने बेटे टाका पर पड़ती है। डर के मारे टाका वहां से भाग जाता है, लेकिन मुफासा पीछे नहीं हटता। वो पूरी ताकत से लड़ता है और आखिरकार एक सफेद शेर को मार गिराता है। जब वो बासी घायल एस्मा को देखता है तो हैरान रह जाता है। एस्मा धीमी आवाज में कहती है, आज अगर मुफासा नहीं होता तो मैं जिंदा नहीं बचती। ये सुनकर वो बासी पहली बार मुफासा के पास जाता है और कहता है, हम तुम्हारे कर्जदार हो गए हैं मुफासा। मुफासा गंभीर होकर जवाब देता है, मैं हवा की दिशा महसूस कर सकता हूँ, वो अकेले नहीं है, पूरी टोली हमारी तरफ आ रही है। अगर यकीन न हो तो किसी को भेज कर देख लीजिए। वो बासी तुरंत एक खबरी को भेजता है। उधर सफेद शेरों की पूरी टोली दिखाई जाती है, जिसका राजा होता है कीरोज। मुफासा ने जिस शेर को मारा था वो कीरोज का इकलौता बेटा था। कीरोज के साथ मौजूद दूसरा शेर गुस्से में बताता है, एक तेज और फुर्तीला शेर था, उसी ने राजकुमार को मार डाला। खबरी ये सब छिपकर देख रहा होता है। वो तुरंत वापस लौटता है और घबराकर बताता है, वो बहुत ताकतवर हैं और संख्या में हमसे कहीं ज्यादा। ये सुनकर वो बासी समझ जाता है कि अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। वो टाका से कहता है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। अगली सुबह एस्मा मुफासा से कहती है, तुम्हें उस रोशनी के पार जाना होगा जहाँ शायद तुम्हारा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। टाका, जो अपनी माँ को खतरे में छोड़कर भाग गया था, अब अंदर से टूट चुका था। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। एस्मा उसे दिलासा देती है, तुम्हें भी बहादुरी दिखाने का मौका मिलेगा। और फिर मुफासा और टाका दोनों एक नई उम्मीद के साथ वहाँ से निकल पड़ते हैं। उनके जाने के बाद कीरोज अपने झुंड के साथ वहाँ पहुँचता है। वो दहाड़ते हुए कहता है, अब जहाँ तक रोशनी जाती है वहाँ तक सिर्फ मेरा राज होगा। उसके शेर पूरे इलाके को घेर लेते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता था। कीरोज अपने झुंड को आदेश देता है, उन्हें ढूंढो, वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। उधर चलते चलते मुफासा अचानक रुक जाता है। वो धीमे से कहता है,
वे हमारे आसपास ही हैं। दोनों तुरंत दौड़ने लगते हैं, लेकिन भागते भागते एक झरने के किनारे आकर फंस जाते हैं। आगे सिर्फ गहरी खाई और पीछे मौत। मुफासा टाका की ओर देखता है और कहता है, हम पीछे नहीं हट सकते, हमें लड़ना होगा। लेकिन टाका डरते हुए कहता है, नहीं, हम उनसे नहीं जीत सकते, हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी अचानक कीरोज उनके सामने आ जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। वो पूछता है, बताओ, तुम दोनों में से मेरे बेटे को किसने मारा? मुफासा बिना डरे आगे बढ़ता है और कहता है, मैंने मारा है। टाका का इससे कोई लेना देना नहीं, उसे जाने दो। इसके बाद दोनों अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं और भागते भागते एक खतरनाक किनारे तक पहुंच जाते हैं, जहां आगे सिर्फ गहराई और मौत नजर आ रही थी। अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन उसी आखिरी पल में टाका हिम्मत जुटाता है और दोनों एक साथ उस गहरी खाई में छलांग लगा देते हैं। दोनों पानी में डूबते नहीं है, बल्कि तेज बहाव उन्हें झरने के साथ दूर तक बहाकर ले जाता है। उधर कीरोज गुस्से में अपने साथियों को आदेश देता है, उन्हें हर हाल में ढूंढो, वो बचकर नहीं जाने चाहिए। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। टाका और मुफासा भूख से परेशान होकर इधर उधर भटक रहे होते हैं। तभी अचानक हवा में एक अजीब सी खुशबू फैलती है, जैसे किसी अपने की मौजूदगी हो। दोनों उसी दिशा में बढ़ते हैं। झाड़ियों के पीछे हलचल होती है और वहाँ से एक शेरनी सामने आती है। उसका नाम होता है शराबी। शराबी सावधानी से आगे बढ़ती है और धीमी आवाज में कहती है, अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। सफेद शेरों का डर पूरे जंगल में फैल चुका है। उन्होंने न सिर्फ इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है, बल्कि कई झुंडों को तोड़कर अपनों को भी अलग कर दिया है। तभी जाजू नाम का एक पक्षी वहां आता है, जो शराबी के साथ मिलकर जासूसी कर रहा था। मुफासा उन्हें बताता है कि वो और टाका मिलेले की ओर जा रहे हैं। शराबी कुछ सोचती है और फिर उनके साथ चलने का फैसला कर लेती है। रास्ते में सबको तेज भूख लगती है। शिकार की खुशबू सूंघते हुए वे आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर उन्हें एक पेड़ पर वानरों का झुंड दिखाई देता है, जिनके बीच रफीकी नाम का बंदर होता है। लेकिन वानर उसे पसंद नहीं करते। वोटिंग करके वे उसे अपने समूह से बाहर निकाल देते हैं। अकेला पड़ा रफीकी जब इन शेरों से मिलता है तो वे उसे शिकार समझकर उसका पीछा करने लगते हैं। रफीकी बिना डरे कहता है, जिस जगह की तरफ तुम जा रहे हो मैं वहाँ कई बार जा चुका हूँ। ये सुनते ही सबका नजरिया बदल जाता है। अब वो उसे शिकार नहीं बल्कि एक काम का साथी समझने लगते हैं। मुफासा उससे रास्ते के बारे में पूछता है। रफीकी पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है, मेरा भाई वहीं रहता है, मैं उसी से मिलने जा रहा हूँ। मुझे पूरा रास्ता पता है, मैं तुम्हें वहाँ तक ले जा सकता हूँ। हालांकि बाद में ये सच सामने आता है कि उसका कोई भाई नहीं है, लेकिन रास्ते की जानकारी सच होती है। अगली सुबह शराबी हवा को महसूस करके समझ जाती है कि सफेद शेर अभी भी उनका पीछा कर रहे हैं। वो तुरंत सबको चेतावनी देती है, हमें घाटी के रास्ते से जाना होगा। चलते चलते टाका मुफासा से धीरे से कहता है, मुझे शराबी पसंद आने लगी है, पर मैं उससे बात नहीं कर पा रहा। मुफासा कहता है, जब वो पास से गुजरती है तो उसके शरीर से फूलों की खुशबू आती है। इसका मतलब है वो जिस जगह रहती है वहाँ हर तरफ फूल ही फूल हैं। तुम उसे ये बता सकते हो। हिम्मत जुटाकर टाका शराबी से बात करने जाता है। कुछ देर बाद उन्हें सामने हाथियों का एक बड़ा झुंड दिखाई देता है। लेकिन उसी समय कीरोज और उसके शेर भी काफी करीब आ चुके होते हैं। जिस घाटी को पार करने में इन्हें समय लगा था, सफेद शेर उसे लंबी छलांगों में पार करके पल भर में इनके पास पहुंच जाते हैं। खतरा अब बिल्कुल सामने था। तभी शराबी को एक तरकीब सूझती है। वो फुर्ती से एक पेड़ पर चढ़ती है और मधुमक्खियों के छत्ते को नीचे गिरा देती है। छत्ता गिरते ही मधुमक्खियां भड़क जाती हैं और हाथियों में भगदड़ मच जाती है। चारों तरफ अफरा तफरी फैल जाती है। हाथी इधर उधर भागने लगते हैं और इस अफरा तफरी में शेर भी हमला नहीं कर पाते। लेकिन इसी बीच शराबी पेड़ से गिर जाती है और एक हाथी के पैर से टकरा जाती है। वो वहीं बेहोश हो जाती है। मुफासा तुरंत उसके पास पहुंचता है, उसे खींचकर एक सुरक्षित जगह ले जाता है और किसी तरह उसकी जान बचा लेता है। हाथियों की इस भगदड़ से घाटी का रास्ता टूट जाता है और सफेद शेर दूसरी तरफ ही फंसकर रह जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब सब शांत होता है, रफीकी शराबी के पास जाता है और उसका इलाज करता है। कुछ समय बाद शराबी को होश आता है। वो धीरे से आंखें खोलती है और कमजोर आवाज में पूछती है, मेरी जान किसने बचाई? मुफासा कहता है, टाका ने तुम्हारी जान बचाई है। शराबी टाका की ओर देखती है और उसे धन्यवाद देती है। धीरे धीरे वे सभी रोशनी के और करीब पहुंचते हैं। अब उनके सामने बर्फीले पहाड़ खड़े होते हैं। मुफासा चारों तरफ देखते हुए कहता है, बर्फ पर हमारे पैरों के निशान बन रहे हैं। अगर दुश्मनों ने इन्हें देख लिया तो वो सीधे हमारे पीछे पीछे मिलेली तक पहुंच जाएंगे। फिर वो जाजू से कहता है, तुम पीछे पीछे चलते हुए हमारे निशान मिटाते चलो। जाजू अपने पंखों से बर्फ उड़ाकर निशानों को मिटाने लगता है। कुछ समय बाद सफेद शेर भी उनका पीछा करते हुए उन बर्फीले पहाड़ों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई निशान नहीं मिलता। वे वहीं रुक जाते हैं। इधर शराबी को मुफासा की कही हुई कुछ बातें याद आती हैं और उसे पता चलता है कि उसकी जान टाका ने नहीं बल्कि मुफासा ने बचाई थी। उसे ये भी समझ में आ जाता है कि फूलों वाली बात भी टाका की नहीं मुफासा की थी। मुफासा अभी भी अनजान बनने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार
सच्चाई छुप नहीं पाती। दोनों के बीच खामोश सी नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और दोनों काफी करीब आ चुके होते हैं। दूर खड़ा टाका ये सब देख रहा होता है। उसके अंदर जलन की आग भड़क उठती है और उसे अपने पिता वोबासी की वो बात याद आने लगती है जिसे तुम अपना भाई मानते हो, वही एक दिन तुम्हें धोखा देगा। गुस्से और दर्द में अंधा होकर टाका एक बड़ा फैसला लेता है। वो चुपचाप कीरोज के पास पहुंच जाता है। कीरोज उसे देखकर चौंक जाता है। टाका धीमी लेकिन ठंडी आवाज में कहता है, मेरे अंदर भले ही शाही खून हो, लेकिन तुम्हारे बेटे का कातिल मैं नहीं, मुफासा है। अगर तुम्हें उससे बदला लेना है तो सिर्फ मैं ही तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इसके बाद टाका रास्ते में पत्थरों पर अपने पंजों के निशान छोड़ता हुआ आगे बढ़ता है ताकि कीरोज उन निशानों का पीछा करते हुए सीधे मिलेली तक पहुँच सके। कई पहाड़ पार करने के बाद आखिरकार सभी मिलेली पहुँच जाते हैं। चारों तरफ रोशनी, हरियाली और सुकून। सभी की आंखों में खुशी और हैरानी साफ दिखाई देती है। मुफासा रफीकी से पूछता है, ये वही पेड़ है ना जो तुम अपने सपनों में देखते थे? रफीकी मुस्कुराकर कहता है, हाँ यही वो पेड़ है और जिस भाई को मैं सपनों में देखता था वो तुम थे मुफासा। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती। अचानक वहाँ कीरोज अपने झुंड के साथ पहुँच जाता है। मुफासा की नजर जैसे ही टाका पर पड़ती है जो कीरोज के साथ खड़ा होता है, उसे सब समझ आ जाता है। टाका ने उसे धोखा दिया है। कीरोज बिना वक्त गंवाए मुफासा पर हमला कर देता है। मुफासा पूरी ताकत से जवाब देता है और उसे एक पहाड़ी से नीचे गिरा देता है। इस छोटे से मौके का फायदा उठाकर मुफासा सभी जानवरों को इकट्ठा करता है और जोर से कहता है, अगर आज हम सबने मिलकर इन्हें नहीं रोका तो कल ये फिर लौटेंगे और हम सबका शिकार करेंगे। लेकिन अगर हम एक साथ लड़ते हैं तो हम इन्हें हरा सकते हैं। उसकी बात सुनकर सभी जानवरों के अंदर एक नई हिम्मत जाग जाती है और फिर जंगल के सारे जानवर एकजुट होकर सफेद शेरों के खिलाफ लड़ने लगते हैं। लड़ाई भयानक होती है। इसी बीच कुछ सफेद शेरनियां मिलकर मुफासा को घेर लेती हैं और उस पर हमला कर देती हैं। वो उसे जोरदार धक्का देकर पहाड़ी से नीचे गिरा देती हैं। मुफासा नीचे एक अंधेरी गुफा में जा गिरता है और जैसे ही वो संभलने की कोशिश करता है, अचानक कीरोज सामने आ जाता है। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा और बदले की आग जल रही होती है। कीरोज बेहद ताकतवर था और इस बार वो मुफासा पर भारी पड़ रहा होता है। मुफासा बुरी तरह घायल हो चुका था। उसकी ताकत जवाब दे रही थी। टाका दूर खड़ा सब देख रहा होता है। उसकी आंखों के सामने उसका भाई हार रहा था और कीरोज आखिरी वार करने ही वाला होता है। उसी पल टाका दौड़कर आता है और मुफासा को बचा लेता है। अब दोनों भाई साथ मिलकर कीरोज से लड़ने लगते हैं। तभी अचानक धरती कांपने लगती है। पहाड़ों से चट्टानें टूटने लगती हैं। एक भारी चट्टान नीचे गिरती है और जमीन फट जाती है। दरार इतनी गहरी होती है कि उसमें पानी उमड़ने लगता है और उसी में मुफासा और कीरोज दोनों गिर जाते हैं। ऊपर से एक और विशाल चट्टान तेजी से उनकी ओर गिरती है। मुफासा उस चट्टान को देखता है और आखिरी ताकत जुटाकर कीरोज को नीचे की ओर धक्का दे देता है। कीरोज गहरे पानी में समा जाता है हमेशा के लिए। मुफासा किसी तरह संघर्ष करते हुए ऊपर आता है और जैसे ही वो बाहर निकलता है, टाका उसे पकड़कर ऊपर खींच लेता है। अब लड़ाई खत्म हो चुकी होती है। सभी जानवर इकट्ठा हो जाते हैं और मुफासा को अपना राजा मान लेते हैं। तभी मुफासा को एक एहसास होता है। वो उसी दिशा में जाता है और उसकी नजर अपनी माँ पर पड़ती है। सालों बाद माँ बेटे का मिलन होता है। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। इसी बीच टाका धीरे धीरे मुफासा के पास आता है। उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। वो झुककर कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुफासा कुछ पल चुप रहता है, फिर कहता है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन अब टाका नाम मेरे लिए खत्म हो चुका है। ये शब्द टाका के दिल में गहराई तक उतर जाते हैं। वो खुद को बदलने का फैसला करता है और उसी पल अपना नया नाम रखता है, स्कार। एक ऐसा नाम जो उसकी गलती और उसके दर्द की पहचान बन जाता है। इसके बाद वो अकेले ही पहाड़ों की ओर निकल जाता है, एक नए अंधेरे रास्ते पर। और उधर मुफासा अपनी ताकत, अपने साहस और अपने दिल के साथ मिलेली का राजा बन जाता है। यहीं पर एक अकेले खोए हुए शेर की कहानी पूरी होती है, जो सब कुछ खोकर आखिरकार सब कुछ पा लेता है। और यहीं पे ये कहानी समाप्त हो जाती है।